फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इतिहास की ओर ले चलते हैं दोस्तों, जिसमें जौहर आदि बहुत महत्वपूर्ण था। जिसमें एक नाम आता है कि पवित्र अग्नि उत्पन्न गढ़ी ओजपूर्ण जयकारा था, रानी सा पद्मनी संग जय भवानी नारा था, गुंजायमान ड्योढ़ी मध्य भव्य दृश्य अंगारा था, सहस्त्र सूर्य भी कमतर थे राजपूती ने हुकारा था, रक्त चंदन सम तेजमयो महल सर्व गलियारा था, आत्म सम्मान ले कंधों पर अर्पण प्राण स्वीकारा था, सहस्त्र सूर्य भी कमतर थे जब राजपूती ने हुकारा था। हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं आपको रानी पद्मिनी की, जिनके जौहर को प्रथम जौहर कहा जाता है तथा चित्तौड़ का प्रथम जौहर भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। उन्हीं का जीवन परिचय हम आपको आज ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं दोस्तों। किताबों तथा तथ्यों से मिली जानकारी के अनुसार पद्मावती या पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की रानी थी, जो कि 1302 से 1303 ईस्वी की थी। यह एक राजपूत रानी थी और इनका ऐतिहासिक अस्तित्व जो अभी प्राय इतिहासकारों द्वारा काल्पनिक स्वीकार कर लिया गया है दोस्तों। इस नाम का मुख्य स्रोत मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत नामक महाकाव्य है। अन्य जिस किसी ऐतिहासिक स्रोतों या ग्रंथों में पद्मावती या पद्मिनी का वर्णन हुआ है, वे भी पद्मावत के परिवर्तित रूप है दोस्तों। इन्हीं के आधार पर हम इतिहासकारों में ग्रंथों के आधार पर लिखा है कि अधिकतर पद्मिनी नाम स्वीकार किया गया है, जबकि जायसी ने स्पष्ट रूप से पद्मावती नाम स्वीकार किया है। जायसी के वर्णन से स्पष्ट होता है कि पद्मिनी से उनका भी तात्पर्य स्त्रियों की उच्च कोटि से ही है। जायसी ने स्पष्ट लिखा है कि राजा गंधर्वसेन की 16,000 पद्मिनी रानियां थीं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ रानी चंपावती थी, जो कि पटरानी थी। इसी चंपावती के गर्भ से पद्मावती का जन्म हुआ था। इस प्रकार कथा के प्रारंभिक सोच से ही स्पष्ट रूप से पद्मावती नाम ही स्वीकार गया है दोस्तों। इनके बारे में जायसी के अनुसार पद्मावती सिंगल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह योगी के वेश में वहां जाकर अनेक वर्षों के प्रयत्न के पश्चात उसके साथ विवाह करके उन्हें चित्तौड़ ले आए थे। वह अद्वितीय सुंदर थी और रतन सेन के द्वारा निराकृत कवि पंडित तांत्रिक राघव चेतन के द्वारा उनके रूप का वर्णन सुनकर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। 8 माह के युद्ध के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर विजय प्राप्त नहीं कर सका, तो लौट गया और दूसरी बार आक्रमण करके उसने छल से राजा रतन सिंह को बंदी बनाया और उन्हें लौटाने की शर्त के रूप में पद्मावती को मांगा। जब पद्मावती की ओर से भी छल का सहारा लिया गया और गौरा बादल की सहायता से अनेक वीरों के साथ वेश बदलकर पालकियों में पद्मावती की सखियों के रूप में जाकर राजा रतन सिंह को मुक्त कराया गया, परंतु इस छल का पता चलते ही अलाउद्दीन खिलजी ने प्रबल आक्रमण किया, जिसमें दिल्ली गए प्राय सारे राजपूत योद्धा मारे गए। राजा रतन सिंह चित्तौड़ लौटे, परंतु यहाँ आते ही उन्हें कुंभलनेर पर आक्रमण करना पड़ा और कुंभलनेर के शासक देवपाल के साथ युद्ध में देवपाल मारा गया, परंतु राजा रतन सिंह भी अत्यधिक घायल होकर चित्तौड़ लौटे और स्वर्ग सिधार गए दोस्तों। कर्नल टाड ने अपने राजस्थान के इतिहास में जायसी के उक्त कथानक में कुछ हेर फेर के साथ प्राय उसी कहानी को दोहराया है। मुख्यतः भाटों की कथा के आधार पर लिखने के कारण कर्नल टाड का वर्णन ऐतिहासिक बहुत कम रहा है। उन्होंने राजा रतन सिंह या रतन सेन के बदले भीम सिंह का नाम दिया है। वह भी वस्तुतः राणा नहीं बल्कि राणा लखमसी के चाचा थे, जो कि लक्ष्मण सिंह के बच्चे होने के कारण शासन संभाल रहे थे। कर्नल टाड ने लक्ष्मण सिंह और उसके संरक्षक के रूप में भीमसेन के शासक का आरंभ 1275 ईस्वी में माना है, जबकि यह सर्वज्ञात है कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1303 ईस्वी में हुआ है। इनके मतों में अनेक इतिहासकारों में सामंजस्य नहीं बैठा है दोस्तों। हम आपको जो जानकारी तथ्यों तथा किताबों के आधार पर मिली है, उसी के बारे में बता रहे हैं दोस्तों।
इसी प्रकार कर्नल टॉड ने पद्मिनी को सिंघल द्वीप के चौहान वंशी हमीर संघ की लड़की बतलाया है। इन परिवर्तनों की सिवा शेष कहानी अपवादों को छोड़कर प्राय पद्मावती वाली ही है। 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच जैन ग्रंथ नमीम नंदन जेनुधरचितई ने रायन सेहरा ने रानी पद्मिनी का उल्लेख किया है। इसी प्रकार में आगे श्रृंखला में रानी पद्मावती राजा रतन सिंह या अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को लेकर इतिहासकारों के बीच काफ़ी पहले से ही पर्याप्त मंथन हो चुका था। इस संदर्भ में सर्वाधिक उद्धृत तथा प्रमाणभूत महाउपाध्याय राय बहादुर गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा का मत माना गया है। ओझा जी ने पद्मावत की कथा के संदर्भ में स्पष्ट लिखा है कि इतिहास के अभाव में लोगों ने पद्मावत को ऐतिहासिक पुस्तक मान लिया, परंतु वास्तव में वह आजकल के ऐतिहासिक उपन्यासों की सी कविताबद्ध कथा है, जिसका कलेवर इन ऐतिहासिक बातों पर रचा गया है कि रतन सिंह चित्तौड़ का राजा, पद्मिनी या पद्मावती उसी की रानी और अलाउद्दीन खिलजी का सुल्तान था, जिसने रतन सेन या रतन सिंह से लड़कर चित्तौड़ का किला छीना था। बहुधा अन्य बातें तथा कथा को रोचक बनाने के लिए कल्पित कड़ी की गई है, क्योंकि रतन सिंह एक बरस भी राज्य करने नहीं आया। ऐसी दशा में योगी बनकर उसकी सिंघल द्वीप लंका तक जाना और वहाँ की राजकुमारी को ब्याह लाना कैसे संभव हो सकता है। उसके समय सिंघल द्वीप का राजा गर्दसेन नहीं, किंतु राजा कीर्ति निशंक देव पराक्रम बाहु चौथा या भुवनेक बाहु तीसरा होना चाहिए। सिंघल द्वीप में गंदर सेब का नाम कोई राजा ही नहीं हुआ। उस समय तक कुंभलनेर आबाद भी नहीं हुआ था, तो देवपाल वहाँ का राजा कैसे माना गया। यह मतभेद इतिहासकारों के बीच चलता ही रहा है दोस्तों। इस प्रकार का स्पष्ट हो जाता है कि जयसी रचित पद्मावत महाकाव्य की ऐतिहासिक ढूंढना बहुत हद तक निरर्थक ही है। कुछ ऐतिहासिक अवश्य है, परंतु घटनाएं अधिकांश कल्पित ही है। कुछ घटनाएं जो कि ऐतिहासिक है, उनका संबंध 1303 ईस्वी से नहीं होकर 1531 ईस्वी से है। इसी प्रकार कर्नल टॉड का वर्णन भी काफ़ी हद तक अनैतिहासिक रहा है। इस संदर्भ में ओझा जी का स्पष्ट कथन है कि कर्नल टॉड ने यह कथा विशेषकर मेवाड़ के भाटों के आधार पर लिखी है। भाटों ने उसको पद्मावत से लिया है। भाटों की पुस्तक में समर सिंह के पीछे रतन सिंह का नाम न होने से टाडा ने पद्मिनी का संबंध भीमसेन से मिलाया और उसे लखमसी यानी लक्ष्मण सिंह के समय की घटना मान ली। ऐसे ही भाटों के कथानुसार टाडा ने लखमसी का बालक और मेवाड़ का राजा होना भी लिखा दिया है, परंतु लखमसी न मेवाड़ का कभी राजा था न कभी बालक था, किंतु सिसोदे का सामंत सरदार था और उस समय वृद्धावस्था को पहुंच चुका था, क्योंकि वह अपने 7 पुत्रों सहित अपना नमक अदा करने के लिए रतन सिंह की सेना का मुखिया बनकर अलाउद्दीन के साथ ही लड़ाई में लड़ते हुए मारा गया था, जैसा कि हमको बताया गया है। विक्रम संवत के अनुसार कुंभलगढ़ के शिलालेख से ऊपर बतलाया गया है कि इसी तरह भीमसी यानी भीम सिंह लखमसी यानी लक्ष्मण सिंह का चाचा नहीं किंतु दादा था। जैसा कि राणा कुंभकर्ण के समय के एक लिंग महात्म्य में पाया गया है कि ऐसी दशा में टाडा का कथन भी विश्वास के योग नहीं हो सकता। पद्मावत, तारिक फिस्ती और टाडा के राजस्थान के लेखों की यदि कोई जड़ है तो केवल यही है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर 6 मास के घेरे के अंतर उसे विजय किया। वहाँ का राजा रतन सिंह इस लड़ाई में लक्ष्मण सिंह कई सामंतों सहित मारा गया। उसकी रानी पद्मिनी ने कई स्त्रियों सहित जौहर की अग्नि में प्राण आहुति दी। इस प्रकार चित्तौड़ पर थोड़े से समय में के लिए मुसलमानों का अधिकार हो गया। बाकी बहुधा सब बातें कल्पना से गढ़ी गई है दोस्तों। ओझा जी बहुउद्धृत उपयुक्त मत को प्राय कभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया। डॉक्टर लाल ने भी अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द खिलजी में लिखा है कि कहानी के परंपरागत वर्णन को ताक पर रखते हुए के पश्चात नगन सत्य यह है कि सुल्तान ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और 8 माह के विकट संघर्ष के पश्चात उसे अधिकृत कर लिया। वीर राजपूत योद्धा आक्रांताओं से युद्ध करते हुए खेत रहे थे और वीर राजपूत स्त्रियां जौहर की ज्वालाओं में समाधिस्थ हो गई थी। जो स्त्रियां समाधिस्थ हुई उनमें संभवतः रतन सिंह की एक रानी भी थी जिनका नाम पद्मिनी था। इन तथ्यों के अतिरिक्त और
सब कुछ साहित्य संरचना है और उसके लिए ऐतिहासिक समर्थन नहीं है। इसी प्रकार का डॉक्टर एस.एल. नागौरी और जीतेश नागौरी का भी यही हाल है। यह चित्तौड़ का प्रथम साका माना जाता है दोस्तों। कहा जाता है कि खिलजी ने किले पर अपनी विजय पताका फहराया कर वहां के 30,000 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। अनेक इतिहासकारों ने पद्मनी के नाम तथा अस्तित्व दोनों को अस्वीकारा है, परंतु पर्याप्त विचार के बाद डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव तथा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जैसे अनेक इतिहासकारों ने कहानी की बहुत सी बातों को अप्रमाणिक मानते हुए भी पद्मनी के अस्तित्व को स्वीकार किया है, जैसा कि ओझा के उपयुक्त मत में व्यक्त हुआ है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि हमारे विचार से यह मानना कि पद्मनी की कथा परंपरागत जायसी के पद्मावत से आरंभ होती है वह सर्वदा भ्रम है। छिताई चरित में जो जायसी से कई वर्षों पूर्व लिखा गया था, पद्मनी या अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन है। हिमरतन के गौरा बादल चौपाई में तथा लब्धोदय के पद्मनी चरित में इस कथा को स्वतंत्र रूप से लिखा गया है। यह कथा एक राजपूत प्रणाली के अनुरूप विशुद्ध तथा स्वस्थ परंपरा के रूप में चली आई है। उसे सहज में स्वीकार करना ठीक नहीं है। हो सकता है कि कई बातें पाठ भेद से तथा वर्णन शैली से विभिन्न रूप से प्रचलित रही हो, किंतु उनका आधार सत्य से हटकर कहीं नहीं ढूंढा जा सकता। स्थापत्य इस बात का साक्षी है कि चित्तौड़ में पद्मनी के महल हैं और पद्मनी ताल है, जो आज भी उस विस्त्रस्त तथा विवादग्रस्त महिला की याद दिला रहे हैं। पद्मनी के संबंध में दी गई सभी घटनाएं संभवतः सत्य की कटौती पर ठीक नहीं उतरे, किंतु पद्मनी की विद्यमानता, आक्रमण के समय उसकी सूझबूझ और उसके द्वारा जौहर व्रत का नेतृत्व आदि घटनाओं का एक स्वतंत्र महत्व है। वस्तुतः अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण एवं युद्ध का प्रमुख कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ के सैनिक एवं व्यापारिक और भागों के मार्ग चित्तौड़ से होकर गुजरते थे। स्वाभाविक है कि अलाउद्दीन खिलजी जैसा सुल्तान ऐसे क्षेत्र पर अवश्य अधिकार प्राप्त करना चाहता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चित्तौड़ आक्रमण के लिए अलाउद्दीन का प्रमुख आशय राजनीतिक था, परंतु जब पद्मनी की सुंदरता का हाल उसे मालूम हुआ तो उसको लेने की उत्कंठा उसमें अधिक तीव्र हो गई। इसी संबंध में हम आपको ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से जो भी तथ्यों के आधार पर जानकारी मिली है वो आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तथ्यों के आधार पर रानी पद्मनी को पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें 13वीं-14वीं सदी की महारानी भारतीय रानी माना जाता है। रानी पद्मनी के जीवन का उल्लेख करने वाले सबसे पहला स्रोत 16वीं शताब्दी के सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत नामक एक महाकाव्य है। यह महाकाव्य 1540 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखा गया है। महाकाव्य पद्मावत के अनुसार रानी पद्मावती का जन्म सिंघल साम्राज्य के राजा गंधर्व सेन के घर हुआ था। गंधर्व सेन रानी पद्मावती के पिता उनके प्रति काफ़ी सुरक्षात्मक थे, जिसके चलते उन्हें पद्मावती का किस्सा और से बातें करना पसंद नहीं था, जिसके कारण रानी पद्मावती का लगाव एक तोते हीरामणि से हो गया था। जब उनके पिता को तोता व पद्मावती के घनिष्ठ संबंधों के बारे में पता चला तो उनके पिता ने तोते को मारने का आदेश दिया। हालांकि वह तोता अपनी जान बचाकर वहां से उड़ गया। उसी दौरान एक शिकारी ने तोते को पकड़ लिया और उसे एक ब्राह्मण को बेच दिया। उस ब्राह्मण ने यह तोता चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को बेच दिया, क्योंकि राजा रतन सिंह उस तोते के क्रियाकलापों से काफी प्रभावित थे। तोते ने राजा रतन सिंह के समक्ष रानी पद्मावती की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए राजा रतन सिंह को रानी पद्मावती के प्रति लालायत किया, जिसके कारण राजा रतन सिंह ने रानी पद्मावती से विवाह करने का निश्चय किया और अपने 16,000 सैनिकों के साथ साथ समुद्र पार सिंघल साम्राज्य की ओर प्रस्थान किया। रतन सिंह के द्वारा अपने 16,000 सैनिकों के साथ सिंघल साम्राज्य पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा रतन सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा और उन्हें कैद कर लिया गया। जैसे ही रतन सेन को फांसी दी जाने वाली थी, उनके साम्राज्य के गायक ने वहां मौजूद लोगों को बताया कि रतन सेन दरअसल चित्तौड़ के राजा हैं। यह सुनने के बाद गंधर्व सेन ने पद्मावती का विवाह रतन सिंह के साथ करने का निर्णय लिया और साथ ही साथ रतन सिंह के साथ आए हुए 16,000 सैनिकों का विवाह भी सिंघल साम्राज्य की 16,000 पद्मनियों के साथ संपन्न करवाया। यह जानकारी आप
हम आपको तथ्यों के आधार पर तथा किताबों में लिखी आधार पर बता रहे हैं दोस्तों। जल्द ही रतन सेन को एक संदेश भाग पक्षी के द्वारा संदेश प्राप्त हुआ कि उनकी पहली पत्नी नागमती राजा रतन सेन के लिए वापस चित्तौड़ लौट रही है। यह संदेश प्राप्त करने के पश्चात रतन सेन ने तुरंत चित्तौड़ लौटने का फैसला लिया। चित्तौड़ के रास्ते पर समुद्र देवता ने उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत को जीतने के लिए अत्यधिक गर्व पैदा करने के लिए रतन सेन को दंडित करने का निर्णय लिया। हालांकि रतन सेन ने समुद्र के देवता को चित्तौड़ में बीती अपनी दुख भरी व्यथा को बताया और अंत में समुद्र देवता ने उन्हें चित्तौड़ जाने के लिए लौटा दिया। कुछ दिन बाद रतन सेन ने अपने साम्राज्य से एक ब्राह्मण राघव चेतन को निर्वासित किया। वह अपनी रक्षा व सुरक्षा हेतु दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की अदालत में पहुंचा और वहां पद्मावत के सौंदर्य रूप को अलंकृत कर खिलजी को पद्मावत के प्रति आकर्षित किया। अलाउद्दीन ने पद्मावती को हासिल करने की ठान ली और चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। जब रतन सेन के अलाउद्दीन को पद्मावती को सौंपने से इनकार कर दिया तो अलाउद्दीन ने छलपूर्वक रतन सेन को बंदी बना लिया, उसे दिल्ली ले गया। पद्मावती ने रतन सेन के दो वफादार गौरा और बादल को अलाउद्दीन खिलजी के चंगुल से राजा रतन सेन को बचाने के लिए भेजा, क्योंकि गौरा और बादल राजा रतन सेन को रानी पद्मावती की महिलाओं के साथ बचाया करते थे। अंत में गौरा खिलजी के सैनिकों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि बादल और रतन सेन सुरक्षित रूप से चित्तौड़ पहुंच गए। जब रतन सेन को दिल्ली में कैद किया गया था तो उसी समय चित्तौड़ के पड़ोसी राज्य कुंभलनेर के राजा देवपाल का भी रानी पद्मावती के प्रति आकर्षण हो गया, जिसके चलते राजपूत राजा देवपाल ने एक दूत के द्वारा रानी पद्मावती को विवाह प्रस्ताव भेजा। चित्तौड़ लौटने के बाद रतन सेन ने देवपाल से बदला लेने का फैसला लेते हुए युद्ध करने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप इस एकल युद्ध में राजा देवपाल और रतन सेन मारे गए। इसी बीच अलाउद्दीन ने फिर से पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन से हारने के बाद पद्मावती और नागमती ने रतन सेन के अंतिम संस्कार के दौरान अपना आत्मसमर्पण या सतीत्व कर दिया। दोस्तों, चित्तौड़ की अन्य महिलाओं ने भी रानी पद्मावती की भांति अपने आत्मसम्मान के लिए जौहर को प्रतिबद्ध किया और अलाउद्दीन से लड़ते लड़ते चित्तौड़ के सभी लोगों की मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन को चित्तौड़ से सिर्फ खाली किला ही हासिल हुआ। पद्मावती की कहानी 16वीं सदी के सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से रूपांतरित है। दोस्तों, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के बाद पद्मावती की कहानी का वर्णन कई लोक कथाओं में मिला है। कई वर्षों से रानी पद्मावती का चरित्र एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में देखा जाने लगा, जिसके चलते उनके चरित्र पर कई नाटक, उपन्यास व टेलीफिल्म और फिल्मों का रूपांतरित किया गया है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम और भी आपको रोचक कहानी तथा तथ्यों के आधार पर बता सकें। आज के लिए इस कहानी में इतना ही दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।